रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टार्ट हम कर रहे हैं डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल से, जो कि वेरी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। और डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल में सबसे सिंपल हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे ही हैं जैसे दो बॉडीज़ को स्प्रिंग से अटैच कर दिया जाए, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड स्टैटिक नहीं होता, इसके इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो जिन दो एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड हो, दे आर जस्ट लाइक टू बॉडीज़ जॉइंट बाई अ स्प्रिंग। देयरफॉर वी विल डिस्कस वाइब्रेटिंग डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल, और इन मॉलिक्यूल को डाईएटॉमिक वाइब्रेटर्स भी कहते हैं। तो इनका इनिशियल केस, वेरी सिंपल केस जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्योर वाइब्रेशन। यानी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टार्ट हमने किया डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल से, और डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी हमने सिंपल केस लिया कि ऐसे डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल जो हुक्स लॉ को फॉलो करते हों, उन्हें कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और उनकी भी हमने प्योर वाइब्रेशन लेनी है, यानी वाइब्रेशन जिसके दौरान रोटेशन ना हो। We have to consider pure vibration of diatomic molecule. तो covalent bond between two atoms is like a spring and this system obeys Hooke's law. Hooke's law कहता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं स्प्रिंग पर, तो उस स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन होती है, उसके पार्टिकल अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, और जितना वो डिस्टेंस कवर करते हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन से, उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्प्लेसमेंट मीन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ एटम्स आफ्टर अप्लाइड फोर्स एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ एटम्स बिफोर अप्लाइंग फोर्स। इस इक्वेशन में K रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को, इसे फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। लेकिन डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए इसकी वैल्यू डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। जितना बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, उतना ही K की वैल्यू ज़्यादा होगी। X is R minus R equilibrium. R equilibrium is internuclear distance between atoms before applying force. यानी दोनों एटम्स जब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे, ये देखें, ये एक डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये दो एटम जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेंगे, यानी जब तक इनमें वाइब्रेशन नहीं हो रही, तो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा आर इक्विलिब्रियम। और जब इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये दोनों एटम फ्लक्चुएट करने लगेंगे, तो इनके दरमियान इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कभी इंक्रीज़ होगा, कभी डिक्रीज़ होगा। उस डिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और आर माइनस आर इक्विलिब्रियम, ये डिफरेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। R is internuclear distance between atoms after applying force, and R equilibrium is internuclear distance between atoms before applying force. तो X की ये वाली वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की, then we get this equation. तो this is expression of Hooke's law। और ऐसे वाइब्रेशनल सिस्टम जो हुक्स लॉ को फॉलो करें, उन्हें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा जाता है। हुक्स लॉ कहता है कि आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, उतना ही स्प्रिंग में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि अगर आप स्प्रिंग को ज़्यादा डिस्प्लेस करना चाहते हैं, आप जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन या जितनी ज़्यादा कंप्रेशन डिमांड कर रहे हैं, उतना ही आपको फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो जो वाइब्रेशनल सिस्टम, जो वाइब्रेटर हुक्स लॉ को फॉलो करें, उन्हें कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।
अब ये जो हमने बात की थी ये है अप्लाइड फोर्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हर एक्शन का रिएक्शन होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, और ये एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अप्लाइड फोर्स का रिएक्शन है रिस्टोरिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स पार्टिकल को उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे लेके जाती है, और रिस्टोरिंग फोर्स उनकी एक्चुअल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिस्टोर करना चाहती है, ये पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन के करीब लाना चाहती है। तो ये चूँकि अप्लाइड फोर्स का अपोजिट है, तो अब हम यहाँ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। ये देखें, अप्लाइड फोर्स के लिए हमने नेगेटिव साइन नहीं यूज़ किया था। नाउ फॉर रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया, एक्स की वैल्यू पुट की। तो दिस इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब भी दो एटम इन्फिनिट डिस्टेंस पे होते हैं, जब उनके दरमियान बॉन्ड नहीं बना, व्हेन दे आर एट इन्फिनिट डिस्टेंस देयर इज़ नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्शन बिटवीन देम। लेकिन जब ये एटम एक दूसरे के करीब आते हैं और एक ख़ास लिमिट के बाद जब उनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है, तो फिर अट्रैक्शन और रिपल्शन की दोनों फोर्सेस ऑपरेटिव हो जाती हैं। जब इन्फिनिट डिस्टेंस पे थे, ना अट्रैक्शन थी ना रिपल्शन थी। जब ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए तो अट्रैक्शन भी फंक्शनल हो गई, रिपल्शन भी फंक्शनल हो गई। अट्रैक्शन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसलिए जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेशनल होती हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करती हैं, और रिपल्शन का प्रोसेस बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज करता है, क्योंकि रिपल्शन एंडोथर्मिक है। तो जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और फर्दर ये देखें, व्हेन टू एटम कम क्लोज टू ईच अदर देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। लेट्स सपोज हमारे पास दो एटम हैं, ए एंड बी। तो ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अट्रैक्शन के साथ साथ दोनों के इलेक्ट्रॉन और दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, तो रिपल्शन की फोर्सेस भी साइड वाइज क्रिएट हो जाती है। तो दोनों एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दोनों एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ repulsion between valence electrons of two atoms and repulsion between nuclei of two atoms. This repulsive force oppose bond formation. पीछे हमने पढ़ा कि अट्रैक्शन की फोर्स बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है, और रिपल्शन की फोर्स बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज करती है। तो जिस डिस्टेंस पर आकर अब जो ये एटम एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, इनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही ऑपरेशनल होती जाएंगी। जिस डिस्टेंस पे आके अट्रैक्शन मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो, यानी जहाँ पे आके अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर दें, वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। अब देखें, ये एटम जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर आकर अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर सिस्टम मोस्ट स्टेबल है। अब ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसे कहेंगे बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी को कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। इसके बाद अगर आप इन दो एटम्स को फर्दर एक दूसरे के करीब करें तो फिर इनमें रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। ये देखें, अब यहाँ पर इस रीजन में ये रिपल्शन इंक्रीज़ हो रही है।
तो bond is formed when attractions and repulsions balance each other and energy of whole system is minimum. अब यहाँ पर आकर दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसे कहेंगे बॉन्ड लेंथ. द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, और इसको हम आर इक्विलिब्रियम से शो करेंगे. अगेन दो एटम एक दूसरे से इन्फिनिट डिस्टेंस पर हैं. जो एक दूसरे के करीब आएंगे बॉन्ड एनर्जी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी, और इस पोजीशन पर आकर सिस्टम की एनर्जी मिनिमम है. यहाँ पर सिस्टम मोस्ट स्टेबल है. इसके बाद अगर आप इन एटम्स को एक दूसरे के फर्दर करीब करने की कोशिश करेंगे तो फिर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी. अब अट्रैक्शन मैक्सिमम है, इसलिए अब आप इन एटम्स को जब एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेंगे अट्रैक्शन इसको अपोज करेगी, क्योंकि सिस्टम इस वक्त इस पोजीशन पर मोस्ट स्टेबल है. अब अगर आप यहाँ से एटम्स को एक दूसरे से दूर ले जाना चाहें तो इसका मतलब है आप सिस्टम की स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं, और सिस्टम इस चेंज को रेजिस्ट करेगा. तो अट्रैक्शन अपोजेज मूवमेंट ऑफ एटम्स अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर आप एटम्स को दूर ले जाने की कोशिश करें तो सिस्टम इस चेंज को अपोज करेगा, अट्रैक्शन का प्रोसेस इस चेंज को अपोज करेगा. और अगर आप इन दो एटम्स को फर्दर एक दूसरे के करीब करने की कोशिश करें तो फिर रिपल्शन का प्रोसेस आपको अपोज करता है, क्योंकि यहाँ पे आके अट्रैक्शन मैक्सिमम है, रिपल्शन मिनिमम है. तो यहाँ से अगर आप एटम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे तो अट्रैक्शन का प्रोसेस अपोज करेगा, और अगर आप इन एटम को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर एक दूसरे के करीब लाना चाहें तो फिर रिपल्शन का प्रोसेस अपोज करेगा. तो रिपल्शन अपोजेस मूवमेंट ऑफ एटम्स टुवर्ड ईच अदर. अब देखें हुक्स लॉ क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, व्हेन पार्टिकल मूव इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस इन अ पैराबोलिक वे. हुक्स लॉ कहता है कि जब दो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हैं और उसके बाद आप उन्हें फर्दर एक दूसरे के करीब करना चाहें या एक दूसरे से दूर करना चाहें तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस तरह इक्विलिब्रियम फॉर्म में इंक्रीज़ होगी. ये पैराबोलिक कर्व है. ये देखें इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इनके दरमियान इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हमने आर इक्विलिब्रियम से शो किया, और यही इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ है. देखें एनर्जी इंक्रीज़ होती जा रही है. ये V से हम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 है तो वाइब्रेशनल एनर्जी मिनिमम है, और हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में है. जब मॉलिक्यूल जंप करके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है V1, एनर्जी इंक्रीज़ हो गई. जब मॉलिक्यूल फर्दर जंप करके V2 में जाएगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी और इंक्रीज़ हो गई. एक चीज़ अब जहन में रखिएगा कि जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में है उस वक्त भी उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी ज़ीरो नहीं है. ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल एनर्जी इज़ नॉट ज़ीरो. इसका मतलब है वाइब्रेशन कभी भी ख़त्म नहीं होती. मॉलिक्यूल को अगर आप ग्राउंड स्टेट पे भी ले जाएं तो भी उसमें वाइब्रेशन हो रही होगी. ये बात रोटेशन में नहीं थी. रोटेशन में हमने कहा था कि ग्राउंड स्टेट रोटेशनल एनर्जी ज़ीरो होती है, यानी जब रोटेशनल क्वांटम नंबर ज़ीरो हो तो रोटेशनल एनर्जी ज़ीरो होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में ग्राउंड स्टेट 0 पॉइंट रोटेशनल एनर्जी ज़ीरो होती है, लेकिन 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी ज़ीरो नहीं होती. कीप इन माइंड. वर्क डन टू डिस्प्लेस पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू डिस्टेंस dx इज़ dw. वर्क dw हमें रिक्वायर्ड है अगर हम dx डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, और हमें पता है कि वर्क इज़ एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब हमें जो वर्क रिक्वायर्ड
हमें डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है dx और फोर्स हम लगा रहे हैं F, तो वर्क टू बी डन इज़ dw। इस इक्वेशन में F की ये वैल्यू पुट करें, F इज़ इक्वल टू kx। ये वैल्यू F की हमने यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दी, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। नाउ अब आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें। जब आपने इसे इंटीग्रेट किया, x की लिमिट हमारी है 0 to x, इस लिमिट में हमने इसे इंटीग्रेट किया। k चूँकि कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल साइन से हमने बाहर रखा, तो dw का इंटीग्रल w, x की का इंटीग्रल चूँकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है और वो 1 आगे मौजूद है, लिहाजा x की एक्सपोनेंट में हमने +1 कर दिया और इसी न्यू एक्सपोनेंट से इसको डिवाइड कर दिया। x की पावर है 1, यहाँ पर ये देखें x की पावर 1। अब हमने पावर में बना दी 1 + 1 और इस 1 + 1 से इसको डिवाइड भी कर दिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ गई, x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा जब हम किसी स्प्रिंग को डिस्प्लेस करेंगे, या जब एक डाईटामिक मॉलिक्यूल है और उसके दोनों एटम को हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इतना वर्क करना पड़ेगा। और जब हम स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम स्प्रिंग पर वर्क करते हैं, ये वर्क स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इज़ स्टोर्ड इन स्प्रिंग एज पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर हम यही वर्क डाईटामिक मॉलिक्यूल के कोवेलेंट बॉन्ड पर करें, तो ये स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन कि इस इक्वेशन में वर्क की जगह हम पोटेंशियल एनर्जी पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड E इज़ इक्वल टू ½ kx²। तो जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जितना आप सिस्टम को ज़्यादा डिस्प्लेस करना चाहते हैं उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। x का स्केयर है, इट मीन अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डबल करेंगे तो 4 गुना ज़्यादा वर्क लगाना पड़ेगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो 9 टाइम्स 9 गुना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन बिहेवियर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है, एंड इट इज़ लाइक दिस। ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो इस इक्वेशन में ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखें x की हमारे पास ये वैल्यू है r - r इक्विलिब्रियम। x की ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, देन we get this equation, and this is potential energy for diatomic molecule। अब आ जाएं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक्सप्रेशन पर। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली पीरियाडिक मोशन है, ऐसी मोशन जो अपने आप को रिपीट करती है, लेकिन ये पीरियाडिक मोशन की एक स्पेशल टाइप है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियाडिक मोशन, और ये ऐसी टाइप है जो हुक्स लॉ को फॉलो करती है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इज़ ए पीरियाडिक मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड हो उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा फोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी। This force acts in the direction that is opposite to direction of displacement। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा, रिस्टोरिंग फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप स्प्रिंग, दोनों बॉडीज़ जो स्प्रिंग से अटैच हैं, आप उन्हें अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ले जाना चाह रहे हैं, और इस सूरत में रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट टुवर्ड
इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जब आप इन दोनों पार्टिकल्स को कंप्रेस करते हैं, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप दोनों पार्टिकल्स को इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जा रहे हैं। अब भी आप उन्हें इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे ले जा रहे हैं, लेकिन अब आप उन्हें एक दूसरे के करीब कर रहे हैं और रिस्टोरिंग फोर्स उन्हें एक दूसरे से दूर करना चाहेगी। जब आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं तो आप दोनों पार्टिकल को एक दूसरे से अवे ले जा रहे हैं और रिस्टोरिंग फोर्स उन्हें एक दूसरे के करीब लाना चाहती है। जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप दोनों पार्टिकल को एक दूसरे के करीब लाना चाह रहे हैं और रिस्टोरिंग फोर्स विल टेंड टू मूव देम अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जो सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, SHO, और ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। सपोज हमारे पास एक डाइटामिक मॉलिक्यूल है, एक डाइटामिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, दो एटम हैं इसमें A एंड B। हम सपोज कर लेते हैं कि एटम A एट रेस्ट है, एटम A मूव नहीं कर रहा। ये एक सिंपल केस है और जाहिर है कि ये आइडियल केस है, रियलिटी में तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी बांड में दो एटम होंगे और दोनों ही एटम वाइब्रेट करेंगे, लेकिन हम फर्दर सिंपल केस पे आ रहे हैं कि एक एटम वाइब्रेट करता है दूसरा नहीं करता। देखें, ओसिलेशन में हमने सिंपल केस लिया डाइटामिक ऑसिलेटर, और डाइटामिक ऑसिलेटर में फिर हमने फर्दर सिंपल केस लिया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम फर्दर सिंपल केस पर आ गए कि एक एटम वाइब्रेट करता है दूसरा नहीं करता। एटम A वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट नहीं करता। ये देखें, एटम A अपनी जगह पर है और एटम B जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से दाएं और बाएं दो पोजीशन है, B प्राइम एंड B डबल प्राइम, ये इनमें फ्लक्चुएट करेगा। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आपने जब स्प्रिंग को एक्सटेंड किया तो ये एटम B चला गया B प्राइम पर, B डबल प्राइम पर, और जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो ये चला गया B प्राइम पर। अब ये वाइब्रेट करता रहेगा बिटवीन B प्राइम एंड B डबल प्राइम। एटम A अपनी एक्चुअल पोजीशन पर है। तो जब आप इसको ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ये इस लेवल से जंप करके हर लेवल में जाएगा। यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो गया, और अगर आप और इसे एनर्जी दे दें तो ये इससे भी हर लेवल में चला जाएगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता जाएगा। ये एक इस तरह का पैराबोला बनेगा, इसको कहते हैं पैराबोलिक कर्व। इसको एनर्जी वेल भी कहते हैं, एक कुएँ की तरह है ये। इट इज़ एनर्जी वेल फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो चाहे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट आएँ या इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ़्ट आएँ, पोटेंशियल एनर्जी में एक जैसी ही इंक्रीज़ होती है। तो ये एनर्जी वेल सिमेट्रिकल बनता है, ये सिमेट्रिक पैराबोला बन गया। तो हमने कहा एक डाइटामिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स हैं A एंड B। एटम A एट रेस्ट है एंड एटम B ओसिलेट्स बिटवीन पोजीशन B प्राइम एंड B डबल प्राइम। जब एटम B इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, लेकिन जब एक्सटेंशन और कंप्रेशन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। व्हेन B इज़ एट इक्विलिब्रियम, internuclear distance is R equilibrium and potential energy is zero, and when extension or compression takes place then energy of system increases to eta 1। तो एनर्जी हो गई eta 1। आप फर्दर अगर इसको एनर्जी इंक्रीज़ कर दें तो एनर्जी हो जाएगी eta 2। फर्दर इंक्रीज़ इन एनर्जी, अगर आपने एनर्जी को और इंक्रीज़ किया, अब एनर्जी हो गई eta 2 and it will cause vibration to become more vigorous। जब मॉलिक्यूल लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा तो उसकी वाइब्रेशन और ज़्यादा विग्रस होगी एंड
degree of extension and compression will increase but vibrational frequency will remain constant. वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा OSC से। ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के लिए है, ये साइन जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगेन ये वही पैराबोलिक डायग्राम। दिस इज़ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट है हर्ट्ज़। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस मैस की। चूँकि डायटॉमिक सिस्टम है तो हम रिड्यूस मैस ले रहे हैं, तो रिड्यूस मैस ज़्यादा होगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी। स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा, यानी बांड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास मैथमेटिकल मेथड है कि आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दें वेलोसिटी ऑफ लाइट से, इट विल बी कन्वर्टेड टू वेव नंबर। तो ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड कर दिया c से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो वी हैव गेट वेव नंबर, वाइब्रेशनल वेव नंबर ओमेगा बार OSC। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हमने c से डिवाइड किया। अब ये देखें, इस इक्वेशन को अगर आप c से डिवाइड कर लें तो डिनोमिनेटर में c ऐड हो जाएगा। ये अब c इसमें ऐड हो गया डिनोमिनेटर में। तो दिस इज़ एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशनल वेव नंबर, और अब इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। वाइब्रेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड है क्योंकि ये क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने कहा था कि रोटेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड है क्योंकि वो रोटेशनल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। तो जो क्वांटिटी क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती हो उसकी स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, और उस क्वांटिटी को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। तो वाइब्रेशनल एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन quantum number and it has specific values. These values are calculated from Schrodinger's wave equation. This is vibrational energy of simple harmonic oscillator. ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव होती है, हम इस वक्त यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहे। ये वाइब्रेशनल एनर्जी है, इसमें V रिप्रेजेंट करता है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को, जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी ग्राउंड स्टेट के लिए, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 1, सेकंड एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट के लिए ये वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल के लिए ये वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। अगर आप ये एनर्जी वेव नंबर की टर्म में लिखना चाहें, यानी यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी की बजाय वेव नंबर लिख दें, then you will get vibrational energy in terms of wave number। तो इस वाइब्रेशनल एनर्जी को आप hc से डिवाइड कर लें। ये देखें, हमने hc से डिवाइड किया तो h से h कैंसिल हो जाएगा, और ये ओमेगा OSC यानी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई c, ये वो चीज़ है जिसको हमने वाइब्रेशनल वेव नंबर कहा हुआ है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे, h को h से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास, और फर्दर हमने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई c किया तो ये इक्वल हो गया वाइब्रेशनल वेव नंबर के। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो दिस इज़ एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो फॉर ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल, जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में है तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 है, और इस इक्वेशन में जब आप V को 0 पुट करेंगे तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी आ गई। इसको कहेंगे ईटा नॉट, और ये देखें ये एनर्जी 0 नहीं है। तो वो जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा था कि ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी 0 नहीं होती। तो ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल एनर्जी इज़ कॉल्ड 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी, and 0 point vibrational energy is not 0,
जबकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 0 पॉइंट रोटेशनल एनर्जी ज़ीरो होती है, लेकिन अब हमने पढ़ा कि 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी ज़ीरो नहीं होती। तो मॉलिक्यूल अगर ग्राउंड स्टेट में होगा तो भी उसकी वाइब्रेशन उसमें हो रही होगी, वाइब्रेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ये मिनिमम वाइब्रेशनल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो जब मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में आएगा जंप करके, अब उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई η1। अब हमने इस इक्वेशन में v की जगह 1 पुट कर दिया, तो v की जगह जब 1 पुट किया तो हमारे पास आ गया 3/2 वेव नंबर मल्टीप्लाइड बाई वेव नंबर। फिर जब मॉलिक्यूल सेकंड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हो जाएगा 2। तो इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर v की जगह 2 पुट किया तो हमारे पास ये आ गई वाइब्रेशनल एनर्जी इन सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल। और जब मॉलिक्यूल थर्ड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा तो v की वैल्यू 3 हो जाएगी और वाइब्रेशनल एनर्जी की ये वैल्यू होगी। अब ये देखें, ये एक टेबल है। पहले कॉलम में हमने वाइब्रेशनल लेवल लिखे, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड एंड सो ऑन। सेकंड कॉलम में हमने उनके रेलिवेंट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर लिख दिए और थर्ड कॉलम में वाइब्रेशनल एनर्जी एज वेव नंबर। जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 है और वाइब्रेशनल एनर्जी की ये वैल्यू है। जब मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में आएगा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 1 हो गया और वाइब्रेशनल एनर्जी की ये वैल्यू हो गई। जब मॉलिक्यूल सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल में होगा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 और वाइब्रेशनल एनर्जी की ये वैल्यू। फॉर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाइब्रेशनल लेवल ये इनके वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हो गए और ये इनकी रेलिवेंट रिस्पेक्टिव वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हो गई। अब यहाँ से जो हमने कंक्लूड करना है, एक तो ये कि वाइब्रेशनल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं है। इट मीन कि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हर हाल में होगी, चाहे वो 0 केल्विन पर क्यों ना चला जाए। दूसरी बात, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ, इनमें वाइब्रेशनल लेवल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस यूनिफॉर्म है और ये डिफरेंस है वेव नंबर का। 3/2 से 1/2 माइनस करें तो इट इज़ ओमेगा बार। 5/2 से 3/2 माइनस करें, अगेन ओमेगा बार। 7/2 से 5/2 माइनस करें, अगेन ओमेगा बार। 7/2 माइनस 5/2, तो ये वैल्यू इक्वल होगी 1 के। इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ एनर्जी वेव नंबर के इक्वल है। सिमिलरली 9/2 में से 7/2 माइनस किया, अगेन वैल्यू 1। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट लेवल इज़ कांस्टेंट। इट इज़ क्लियर दैट वाइब्रेशनल एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, ये देखें, और ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ वेव नंबर पे डिपेंड करती हैं। अब वाइब्रेशनल एनर्जी की ये मिनिमम वैल्यू है, ये हायर वैल्यू, ये उससे हायर, ये उससे हायर, तो ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। तो पहली चीज़ हमने कंक्लूड की कि वाइब्रेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड है। दूसरी बात हमने कंक्लूड की कि लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ इन ग्राउंड स्टेट इज़ नॉट ज़ीरो। इस एनर्जी को हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, एंड 0 पॉइंट एनर्जी इज़ नॉट ज़ीरो। 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी इज़ नॉट ज़ीरो, उसकी ये वैल्यू होगी 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी की। और 0 पॉइंट एनर्जी ज़ीरो नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि वाइब्रेशन नेवर सीजेज़, वाइब्रेशन कभी भी ख़त्म नहीं होती। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कंसेक्टिव वाइब्रेशनल लेवल इज़ कांस्टेंट। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल इज़ कांस्टेंट। ये देखें कांस्टेंट होने का, सॉरी ये हमने प्रीवियस स्लाइड्स पे हमें जाना पड़ेगा। ये जो लेवल ग्राउंड स्टेट से, जो डिफरेंस एनर्जी का ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है
उतना ही फर्स्ट से सेकंड का है और उतना ही सेकंड से थर्ड का है। तो ये तमाम एनर्जी लेवल्स इक्वली स्पेस्ड हैं। ऑल एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिलेक्शन रूल डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी मालिक्यूल जिस वाइब्रेशनल लेवल में है उससे एक स्टेप ऊपर जा सकता है या एक स्टेप नीचे आ सकता है। ये सिलेक्शन रूल है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, लेकिन एक्चुअल केस इससे डिफरेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वाइब्रेशनल एक्टिव मालिक्यूल वो होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट चेंज हो। डाइपोल मोमेंट मस्ट चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशन। तो ये दो कंडीशन है। पहली बात कि मालिक्यूल अपने वाइब्रेशनल लेवल से एक स्टेप ऊपर या एक स्टेप नीचे जा सकता है, यानी उसके वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में +1 की चेंज होगी या -1 की होगी। दूसरी बात, डाइपोल मोमेंट मस्ट चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशन। चाहे मालिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, उसका डाइपोल मोमेंट 0 है या नॉन ज़ीरो है, वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। अगर अब चूँकि हम बात कर रहे हैं डाई एटॉमिक मालिक्यूल की, डाई एटॉमिक मालिक्यूल में अगर दोनों एटम एक जैसे हों तो उसे कहेंगे होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मालिक्यूल। अब ये होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मालिक्यूल IR एक्टिव नहीं होते। दीज मालिक्यूल्स आर नॉट IR एक्टिव बिकॉज दे हैव नो डाइपोल। इनका डाइपोल नहीं होता और वाइब्रेशन के दौरान चेंज भी नहीं होता। देयरफॉर हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, इनके दोनों एटम एक जैसे हैं। इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है और वाइब्रेशन के दौरान भी 0 ही रहता है। लिहाजा ये मालिक्यूल नॉन पोलर होते हैं और IR इनएक्टिव होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल अगरचे नॉन पोलर है, उसका डाइपोल मोमेंट वाइब्रेशन के दौरान चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हैं, एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में और बेंडिंग में उसका डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाता है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा भी था, प्रीवियस लेक्चर्स में। इसलिए पॉली एटॉमिक मालिक्यूल अगर नॉन पोलर हो तो भी IR एक्टिव हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं जिनमें वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट चेंज होता है। लेकिन अगर डाई एटॉमिक मालिक्यूल है और वो नॉन पोलर है तो फिर वो IR एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मालिक्यूल का डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता ड्यूरिंग वाइब्रेशन। अलबत्ता हेटेरोन्यूक्लियर मालिक्यूल और IR एक्टिव, क्योंकि उनका डाइपोल मोमेंट वाइब्रेशन से चेंज होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन जंप फ्रॉम एग्जिस्टिंग वाइब्रेशनल लेवल टू नेक्स्ट अपर लेवल। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अपने एग्जिस्टिंग वाइब्रेशनल लेवल से नेक्स्ट अपर लेवल में जंप करके जा सकता है या नेक्स्ट लोअर लेवल में भी आ सकता है। तो फ़िलहाल हम अपर लेवल की बात करते हैं। अब सपोज़ एग्जिस्टिंग वाइब्रेशनल लेवल में वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू है V, और जब मालिक्यूल जंप करके नेक्स्ट अपर लेवल में जाएगा तो उसके वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी V+1। एग्जिस्टिंग लेवल में वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है V, और जब वो जंप करके अपर लेवल में जाएगा तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी V+1। तो वाइब्रेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इन एग्जिस्टिंग लेवल, इस वक्त मालिक्यूल जिस लेवल में है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में है, फर्स्ट एक्साइटेड में है, सेकंड एक्साइटेड में, थर्ड एक्साइटेड में, हम सपोज करते हैं उसका वाइब्रेशनल लेवल, उसका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है V। तो ये है जनरल एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मालिक्यूल इन एनी वाइब्रेशनल लेवल। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है V। जब ये मालिक्यूल जंप करके हायर एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा, अब उसका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हो जाएगा V+1। तो जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V से बढ़कर V+1 हो गया तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी अब 𝜼V नहीं रही, यह बन गई 𝜼V+1, और यहाँ पर भी हम V में +1 ऐड कर दिया। अब ये 1 + 1/2 ये हो गया 3/2। तो दिस इज़ एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर
in excited state with vibrational quantum number v+1. इन दोनों का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड एग्जिस्टिंग एनर्जी लेवल ईटा v+1 माइनस ईटा v। तो ये देखें, ये यहाँ तक ये है वाइब्रेशनल लेवल, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल लेवल, अपर एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट हायर लेवल, एंड दिस इज वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन एग्जिस्टिंग लेवल। इस इक्वेशन में आपने वेव नंबर वाले फैक्टर को कॉमन ले लिया, क्योंकि ये वेव नंबर दोनों में ही है। अब ये जो पैरामीटर सेम कलर में हैं, इनको हमने कंबाइन करना है। यहाँ से नेगेटिव साइन को हम अंदर ले गए यहाँ से, तो ये v के साथ भी नेगेटिव आ गया और 1/2 के साथ भी नेगेटिव आ गया। अब देखें 3/2 में से 1/2 माइनस किया तो आंसर आ गया 1। इट मीन डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू कंसेक्टिव वाइब्रेशनल लेवल इज इक्वल टू वेव नंबर। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में तमाम वाइब्रेशनल लेवल चूँकि इक्वली स्पेस्ड होते हैं, तो ये डिफरेंस कांस्टेंट है, लेकिन रियल केस में ऐसा नहीं होगा। इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑल वाइब्रेशनल लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में तमाम वाइब्रेशनल लेवल इक्वली स्पेस्ड होते हैं। डिफरेंस ऑफ एनर्जी, और ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी हम ले रहे हैं वेव नंबर की टर्म में। ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन नेबरिंग लेवल्स इज़ इक्वल टू वेव नंबर। क्योंकि हम एनर्जी को वेव नंबर की टर्म में ले रहे हैं, तो इस वेव नंबर की वाइब्रेशनल रेडिएशन या इस वेव नंबर की IR रेडिएशन ऑब्जॉर्व होगी तो मॉलिक्यूल लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप कर जाएगा, और जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो इस वेव नंबर की IR रेडिएशन रिलीज़ करेगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर तमाम हुआ, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल हम हाज़िर होंगे रियल केस के साथ। तो कल हम रियलिटी की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से हम आ जाएंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरफ। तो कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना से बचने के लिए अपनी हिफाजत खुद करें। अल्लाह हाफ़िज़।